अब जो मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ, ये यूट्यूब पे आज तक ना किसी ने कही है, ना आपको इसकी कैलकुलेशन किसी ने लिखवाई है। अब आपको दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र और दूसरा सबसे रहस्यमय सूत्र आपको मैं देने जा रहा हूँ। ये सूत्र स्पेशली उन लोगों के लिए काम आएगा जो भृगुनंदी नाड़ी स्टडी कर रहे हैं। अब आप ये निकालेंगे कितने परसेंट रिजल्ट जहां वो प्लेस्ड है वहां से देगा या कितने परसेंट रिजल्ट उधर से देगा। कैसे? 1 जनवरी से लेके 30 मई तक रेट्रोग्रेड रहा, तकरीबन 150 डेज। जुपिटर इस कुंडली के अंदर 70% तक रिजल्ट 12th हाउस से देगा, 30% यहां से देगा। कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड तब होता है जब उसका कोई ना कोई पुराना कर्म अधूरा रह गया हो और वो इस जन्म के अंदर वो दोबारा करने के लिए मुड़ा है। इसका प्रोग्रेशन मालूम है कहां से शुरू होगा? इसका प्रोग्रेशन शुरू होगा जेमिनी से, नॉट टॉरस से, नॉट एरिस से, जेमिनी से इसका प्रोग्रेशन शुरू होगा। आज मैं आपको रेट्रोग्रेशन के ऊपर 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। तो सूत्र नंबर 1, तो ठीक है जी, सभी को एक बार फिर से प्रणाम, जय श्री राम। आज मैं आपको रेट्रोग्रेशन के ऊपर 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। मतलब एक एस्पेक्ट तो होगा जो होगा लॉजिकल, एक एस्पेक्ट होगा टेक्निकल और एक एस्पेक्ट होगा उसका स्पिरिचुअल। यानी कि जो पहला एस्पेक्ट हम जो पढ़ेंगे वो होता है लॉजिकल, भाई रेट्रोग्रेशन होता क्यों है प्लैनेट। दूसरा हम पढ़ेंगे टेक्निकल, जिसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। और तीसरा एस्पेक्ट जो है हम पढ़ेंगे किस चीज का? स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये 3 एस्पेक्ट आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं रेट्रोग्रेशन के लॉजिकल पार्ट पे। लॉजिकल पार्ट क्या कहता है कि रेट्रोग्रेशन एक्चुअल में है क्या? क्या प्लैनेट उल्टा चलना शुरू हो गया है? क्या प्लैनेट का मन जो है अब वहां नहीं लग रहा, वो पिछले हाउस में लग रहा है? पहले हम लॉजिकल पार्ट हम देखते हैं। देखिए, कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेशन तब होता है, जिसको हम रेट्रोग्रेशन कुंडली के अंदर बोलते हैं, वो एक्चुअल में उसकी जो स्पीड होती है ना, वो उसकी डिफॉल्ट स्पीड से स्लो हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलिए कि आप अपनी गाड़ी के अंदर हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं और आपकी स्पीड जो है वो 100 है और ठीक उसके साथ आपकी एक और कार चल रही है, 2 कार जो है वो पैरेलल चल रही है, वो भी 100 पे, आप भी 100 पे। अचानक से क्या होता है, जो साथ वाली कार है आपकी, वो उसकी स्पीड जो होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, वो हल्का ब्रेक लगा लेता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो उसकी स्पीड हो जाती है 70। अब वो होगा क्या, आप तो 100 पे चल रहे हो, वो ऐसे हो जाएगा, आपकी कार आगे चली जाएगी, वो पीछे आ जाएगी। दिखने में जो इस कार में बैठा होगा वो शीशे से ये देखेगा, ये गाड़ी ना पीछे जाने लग गई। नहीं, वो गाड़ी पीछे नहीं जा रही है, वो गाड़ी स्लो हो गई है। दिखने में ऐसा इल्यूजन लग रहा है कि वो पीछे जा रही है, क्योंकि एक्चुअल में आप दोनों एक ही पॉइंट पे थे पहले। तो कोई भी प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है वो अपनी डिफॉल्ट स्पीड से थोड़ा स्लो हो जाता है, जिस तरीके से, जिस कारण से हमें ये लगता है कि वो प्लैनेट जो है वो पीछे मुड़ रहा है। ठीक है, अब जब वो पीछे जाता है, अभी आपको मैं एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा जिसमें आपको मालूम चल जाएगा कि एक्चुअल में प्लैनेट जो है वो स्लो होने के कारण हमें ऐसा लगता है पृथ्वी से कि वो थोड़ा सा पीछे जा रहा है। एक्चुअल में पीछे नहीं जा रहा, वो स्लो हो गया। इस तरीके से उसकी बाकी की जो स्पीड है प्लैनेट्स की वो अपनी कांस्टेंट चली आ रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि भी राहु केतु रेट्रोग्रेड होते हैं, सन मून रेट्रोग्रेड नहीं होते। एक्चुअली ना सन, ना मून, ना राहु, ना केतु, ये 4 प्लैनेट कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते। अब आपने देखा होगा कुंडली पे राहु और केतु के आर लिखा होता है, वो रेट्रोग्रेड, वो उल्टा चल रहे होते हैं। एक्चुअल में वो उल्टा नहीं चल रहे हैं, उनकी डिफॉल्ट जो मोशन है वो उसी मूवमेंट में है, जिसको हम उल्टा चलना बोल देते हैं। भाई अगर राहु अभी जैसे 11 नंबर राशि में है, ट्रांजिट का कहाँ से आया, 12 में है, अब वो कहाँ जाएगा, अब वो 10 में चला जाएगा। क्या राहु फिर से 12 में जाएगा? नहीं, उसका एक डिफॉल्ट मोशन है, वो उधर ही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक जो सुई है वो ऐसे घूम रही है
और एक सुई ऐसे घूम रही है, जो प्रॉपर एक तरीके से एक मोशन में घूम रही है, वो अपना मोशन चेंज नहीं करेगी। आप मेरी तरफ आ रहे हो, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, कौन उल्टा चल रहा है? कोई नहीं, दोनों अपनी डिफॉल्ट मोशन में चल रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं अगर चलता चलता मुड़ गया और आप ही के पैरेलली चलने लग गया, उसको बोलेंगे रेट्रोग्रेशन। ठीक है, इसलिए सन, मून, राहु एंड केतु ये कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते। तो ये था लॉजिकल पार्ट, तो ये हो गया कंप्लीट। अब टेक्निकल पार्ट पे आते हैं। आमतौर पे आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वो अपने जो जिस हाउस के अंदर वो प्लेस्ड होता है नेटल के अंदर, वहां से पिछले जो हाउस है वहां से भी प्रॉपर उतने ही रिजल्ट देता है। मतलब आपने ये देखा होगा कि जो प्लैनेट किसी भी हाउस के अंदर प्लेस है वो वहां बैठ के भी और पिछले हाउस के अंदर भी उतने रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का जो जुपिटर है, जो जुपिटर प्लैनेट है वो रेट्रोग्रेड है किसी हाउस में, फॉर एग्जाम्पल लगन में ही रेट्रोग्रेड है, तो वो टेक्निकली लगन से भी उतने रिजल्ट देगा और वो 12th हाउस से भी रेट्रोग्रेशन के अंदर रिजल्ट देगा। ये सबने सुना है भाई, ठीक है, मान लिया। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस चीज की रहती है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस चीज की रहती है कि कितने रिजल्ट देगा। भाई जुपिटर यहां पे भी रिजल्ट दे रहा है, वहां पे भी रिजल्ट दे रहा है, लेकिन यहां कितने दे रहा है, वहां कितने दे रहा है, इसको कैसे निकाले? ये भी आप अपनी कुंडली से कैलकुलेशन के थ्रू, टेक्निकल कैलकुलेशन के थ्रू निकाल सकते हो कि ये प्लैनेट इस हाउस में कितने रिजल्ट देगा, इस हाउस में कितने रिजल्ट देगा। पर आप ये मान के चलिए कि ये दोनों से ही रिजल्ट देगा। पहला क्या रहेगा? पहला पार्ट रहेगा इसका कैलकुलेशन का। दूसरा इसमें पार्ट रहेगा ट्रांजिट का। दैट मीन्स अब मान लो सैटर्न जो है, या अब ये देखिए ये नेटल है, ये रेट्रोग्रेड है। आप समझ ही गए, ये नेटल का जो जुपिटर है वो लगन में प्लेस्ड है, किसी भी हाउस में हो सकता है। वो मैंने एक इजी समझाने के लिए यहाँ पे लगन में लिख लिया, तो वो पिछले हाउस से भी उतने रिजल्ट देगा। अब मान लीजिए जो सैटर्न है, कहाँ का सैटर्न? ट्रांजिट का सैटर्न। ट्रांजिट का सैटर्न कहाँ गोचर कर रहा है? वो 12th हाउस में गोचर कर रहा है। ये ट्रांजिट का सैटर्न है। लेकिन नेटल जुपिटर कहाँ है? वो है लगन में। तो क्या सैटर्न का ट्रांजिट जुपिटर पे है? आप कैसे देखेंगे? आपने देखा कि जुपिटर के आगे रेट्रोग्रेड लिखा, तो जुपिटर कहां से रिजल्ट दे रहा है? 12th हाउस से भी रिजल्ट दे रहा। तो यस, सैटर्न का ट्रांजिट यहां जुपिटर पर भी काउंट होगा, और सैटर्न जब यहां आएगा तब भी यहां पर भी वो काउंट होगा। तो ये था ट्रांजिट का पार्ट। दैट मीन्स आप सैटर्न की तरह जो सैटर्न की जगह जुपिटर भी ले सकते हो, जुपिटर की जगह सैटर्न भी ले सकते हो। यानी कि यहाँ जुपिटर नेटल का ना होके सैटर्न नेटल का होता, जुपिटर या सैटर्न का ट्रांजिट होता, तो वाइसा वर्सा वो चीज़ें काउंट करेगी। मैं आपको रूल समझा रहा हूँ, तो रूल आप किसी भी प्लेनेट पे लगा सकते हो, किसी भी प्लेनेट पे, तो वो हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस चीज़ को समझ गए कि प्लेनेट यहाँ से भी रिजल्ट देगा और यहाँ से भी रिजल्ट देगा। ये तो था ट्रांजिट का सूत्र के भी। हाँ, ये हो गया। अब कैलकुलेशन से हम कैसे निकालें कि कितने रिजल्ट देगा? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप कैलकुलेशन से कैसे निकाल सकते हो कि कोई भी प्लेनेट यहां कितने परसेंट रिजल्ट देगा और यहां कितने परसेंट रिजल्ट देगा। अब जो मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं ये YouTube पे आज तक ना किसी ने कही है, ना आपको इसकी कैलकुलेशन किसी ने लिखवाई है। और ये जो फॉर्मूला है वो मेरा नहीं है, वो श्री सौंदर दिवाकर साहब का है। दूसरा सूत्र, पहला फॉर्मूला मैं आपको अब बताता हूं, जो दूसरा सूत्र है वो सौंदर दिवाकर साहब का है। पहला सूत्र क्या है? मैं इतना इसको एज कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो सूत्र नंबर 1, जो कि मेरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूं कैसे। अब फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन क्या है कि आपके चार्ट के अंदर सैटर्न या जुपिटर रेट्रोग्रेड है। क्वेश्चन क्या है
कितने परसेंट रिजल्ट यहां से देगा और कितने परसेंट रिजल्ट वहां से देगा। कैसे निकाले? आप उस टाइम में आप उस वक्त की कुंडली बनाइए जब आपका जन्म हुआ था। करेक्ट, जब आपका जन्म हुआ तो आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड आ हुआ। अब आप ये देखिए कि उस टाइम, उस साल में जब आपका जन्म हुआ, जुपिटर कितने टाइम के लिए रेट्रोग्रेड रहा। फॉर एग्जाम्पल ये है जनवरी, ठीक है, यहां से ये है जून, यानी कि 6 महीने, 6 महीने का ये स्पैन है। आपने देखा कि जुपिटर जो था वो 1 जनवरी से, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा कोई कहीं रहा नहीं है, समझिए इस चीज को, 1 जनवरी से लेके 30 मई तक, 30 मई तक क्या रहा? रेट्रोग्रेड रहा। तो ये टाइम पीरियड में जुपिटर रेट्रोग्रेड रहा है। अब आप जरा इन दिनों को काउंट कीजिए, कितने दिन हो गए? 5 महीने हैं, तकरीबन 150 डेज। तो ये 150 डेज तक जुपिटर रेट्रोग्रेड चला था जब आपका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ? मान लेते हैं किसी का जन्म हुआ है 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को किसी का यहां पे जन्म हुआ, जुपिटर कहां था? रेट्रोग्रेड, लगन में आ गया। अब आप ये निकालेंगे कितने परसेंट रिजल्ट जहां वो प्लेस्ड है वहां से देगा या कितने परसेंट रिजल्ट उधर से देगा। कैसे? टोटल कितने डेज तक रेट्रोग्रेड रहा? 150 डेज तक। आपका जन्म जब जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ, यानी कि पॉइंट ए से, ये है पॉइंट बी, जब आपका जन्म हुआ जब तक रेट्रोग्रेड रहा पॉइंट सी। तो अब ए से बी की जो दूरी है, वो दिन है, वो कैलकुलेट कर लीजिए कितना हुआ। 31 दिन तो हो गए जनवरी के, 28 दिन हो गए फरवरी के, अगर वो मतलब 28 दिन का साल रहा होगा, 28 दिन हो गए फरवरी के, 31 दिन हो गए मार्च के, और अप्रैल के कितने दिन हो गए? 15, क्योंकि आपका जन्म कब हुआ है? 15 तारीख को। इसको आप प्लस कर दीजिए, कितना आया ये? कैलकुलेशन निकाल ही लो, मैथ अपना कमजोर है। 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 15, तो 105। 105 में दिन आपका जो है वो बर्थ हुआ। कब? 150 दिन के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आपको क्या करना है, जितने दिन आए हैं यानी कि 105, और जितने दिन तक रेट्रोग्रेड रहा यानी कि 150, उसको आप कर दो डिवाइड। 105 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, कितना आ जाएगा ये? 105 डिवाइडेड बाय 150 गुना 100, ये आ गया 70, पूरा 70% आया। तो इसका मतलब ये आता है कि जुपिटर ने जब रेट्रोग्रेड तब हुआ, तब वो अपने 70% एनर्जी इस हाउस से फेंक रहा था। यह है सबसे बड़ा सीक्रेट। जुपिटर इस कुंडली के अंदर 70% तक रिजल्ट 12th हाउस से देगा, 30% यहां से देगा। मतलब जब सैटर्न का ट्रांजिट इस जुपिटर पे चलेगा तो 70% इंसान को इस जुपिटर के अकॉर्डिंग रिजल्ट जो है वो एक्सपीरियंस होंगे। यहां तक कह रहा है जब वो यार सैटर्न का ट्रांजिट तो मेरा जुपिटर पे चल रहा है, इतना रिजल्ट नहीं आ रहे जब पिछला था, वो इसीलिए क्योंकि 70% रिजल्ट तुम्हारे पिछले हाउस से आ रहे थे। अब अगर किसी का जन्म या 15 अप्रैल को ना होके, 15 अप्रैल को ना होके यहां 15 जनवरी को हुआ होता, 15 जनवरी, तो कितने दिन हुए थे जुपिटर को रेट्रोग्रेड हुए? केवल और केवल 15 दिन। 15 दिन। तो यहां 105 की जगह क्या आ जाता? 15 आ जाता। तो 15 डिवाइडेड बाय 150 गुना 100। अब ये कैलकुलेशन कितने आ जाती? 10%। सिर्फ 10% इसको यहां से रिजल्ट आते। जब सैटर्न का ट्रांजिट नेटल जुपिटर पे होता तब उसको एक्चुअल रिजल्ट आने थे। ये है एक्चुअल में फंडा।
ना समझ आए इस चीज़ को बैक करके सुन लेना, इसलिए वीडियो फॉर्म में डाला गया, लाइव डाल के डिलीट नहीं किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये काम आएगा आपको और ये कोई नहीं बताएगा। ये तो था सूत्र नंबर 1, ये पहला सूत्र था। अब आपको दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र और दूसरा सबसे रहस्यमय सूत्र आपको मैं देने जा रहा हूं रेट्रोग्रेशन के ऊपर। और ये मेरा नहीं है, ये सौंदर्य दिवाकर साहब का सूत्र और बहुत ब्यूटीफुली ये काम करता है। उन्होंने बहुत एक हिंट के रूप में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है समझिए आप इस चीज को। बड़ा ब्यूटीफुल सूत्र है, बहुत ब्यूटीफुल सूत्र है। मतलब ज्यादातर लोग अगर इस पे ध्यान ना दे तो ये वाला सूत्र जो है वो उसको ओवरकम कर जाएगा, मतलब वो वाला सूत्र नंबर 2 1 को कर जाएगा। इसको भी मिटा ही देते हैं। एक सिचुएशन आप पहले इमेजिन कीजिए। अब जैसे आपने 5 महीने के लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो आपने कैलकुलेट किया। अब ये देखिए कि जुपिटर जो था वो रेट्रोग्रेड हुआ, और वो रेट्रोग्रेड कौन सी राशि में हुआ? वो रेट्रोग्रेड हुआ टॉरस में। नहीं, अभी जैसे जुपिटर किस में चल रहा है? अभी जेमिनी। चलो आज ही की सिचुएशन ले लेते हैं ताकि आपको समझना और आसान हो जाए। अभी जुपिटर कहाँ चल रहा है? अभी जेमिनी में चल रहा है, नहीं मिथुन राशि में चल रहा है। अब आप ये सोचिए, एक सिचुएशन है कि जुपिटर जेमिनी के अंदर क्या हुआ? रेट्रोग्रेड हो गया। अब वो रेट्रोग्रेड होता 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 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3, 2, 1। अब जैसी वो 29 पे गया, वो कौन सी राशि के अंदर चला गया? जेमिनी से जुपिटर रेट्रोग्रेड होके 2 नंबर राशि में चला गया। जुपिटर चला गया 2 नंबर राशि में। अब ठीक तभी उसी दिन, जिस दिन वो जुपिटर जेमिनी से ट्रांजिट करके टॉरस में चला गया, ठीक उसी दिन किसी का जन्म हो जाता है। और उसके डिग्री क्या लिखी जाएगी? मान लो 2 नंबर में जुपिटर कितने डिग्री आ गया? 29 डिग्री आ गया। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के चलो। अब उसकी कुंडली के अंदर जुपिटर तो कौन सी राशि में रेट्रोग्रेड आ रहा है? कौन सी राशि में रेट्रोग्रेड आ रहा है? टॉरस में। करेक्ट। आया किससे है? जेमिनी में। अब आपके सामने कुंडली आई, आपने देखा जुपिटर जो है वो टॉरस में रेट्रोग्रेड है। कितने परसेंट ये रिजल्ट टॉरस से देगा और कितने परसेंट रिजल्ट टॉरस से पिछली राशि में देखा? यानी कि टॉरस से पिछली राशि कौन सी हो गई? एरीज में। एरीज। अब आप लग गए निकालने। जब आपने प्रेडिक्शन वो सब शुरू की, काम नहीं आया, मतलब कुछ मैच नहीं किया। क्यों? अब ये रूल नंबर 2 इसमें हमेशा याद रखना कि जब जुपिटर ऐसे रेट्रोग्रेड होकर पिछली राशि में जाता है तब उसके ऊपर क्या लागू होता है। जैसे ही वो पिछली राशि में गया और अगर उसकी डिग्री 27 से 29 डिग्री के बीच में है, यानी कि जुपिटर मिथुन राशि से जेमिनी से टॉरस में गया और उसकी डिग्री क्या थी? 27 से 29 डिग्री, तब वो एरीज में आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है। वो टॉरस से ही प्रॉपर रिजल्ट जो है उस कुंडली के अंदर डिलीवर करेगा। तब आप उसको कैलकुलेशन में, यहां वो जो हमने पिछली कैलकुलेशन की तब मत करना। मतलब कि जब आपकी कुंडली के अंदर सैटर्न या जुपिटर रेट्रोग्रेड है 27 से 29 डिग्री के अंदर, तब आप, और वो आपने जब निकाला, आपने देखा कि वो अगली राशि से रेट्रोग्रेड होके इसमें आया हुआ है, तब उसको पिछली राशि के अंदर कंट्रीब्यूट करने की कोशिश मत करना, अथवा आपको प्रॉब्लम होगी। ये सूत्र स्पेशली उन लोगों के लिए काम आएगा जो भृगुनंदी नाड़ी स्टडी कर रहे हैं और जो एडवांस में अभी जाना चाहते हैं। जो अभी जो आगे वाला बैच होगा, अभी उनको एडवांस में इससे भी बड़े बड़े सूत्र जो हैं वो मिलने वाले हैं, जो आपको कैलकुलेशंस के अंदर बहुत हेल्प करेंगे। हमारा वो क्या बोलते हैं, ये व्हाट्सएप का कम्युनिटी ग्रुप है, आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए। ये तो टीम से बात कीजिए, आपको मालूम चले।
अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि टॉरस में 27 से 29 डिग्री में जब जुपिटर या सैटर्न, जिस प्लैनेट को आप स्टडी कर रहे हो, जब इस सिचुएशन में आता है तो वो टॉरस से स्टडी होगा, वो एरीज में नहीं जाएगा। अब आ जाते हैं एक और सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर। ये उन लोगों के लिए जो रेट्रोग्रेशन के साथ प्रोग्रेशन को स्टडी करते हैं। अब आम लोगों के पास क्वेश्चन होता है, जब हम प्रोग्रेशन को स्टडी करते हैं, यानी कि लाइफ के इवेंट्स को देखते हैं बिना ट्रांजिट को देखे, तब क्या जो रेट्रोग्रेशन है वो पिछले हाउस से लेंगे? क्या टॉरस को हम पहले एरीज में लेंगे? नहीं, यही सबसे बड़ा कैच। इस सिचुएशन के अंदर अगर आप क्या स्टडी कर रहे हो? प्रोग्रेशन। तब इस जुपिटर का जो जेमिनाई से ट्रांजिट करके टॉरस में आए, इसका प्रोग्रेशन मालूम है कहां से शुरू होगा? गेस कीजिए। इसका प्रोग्रेशन शुरू होगा जेमिनाई से, नॉट टॉरस से, नॉट एरिस से, जेमिनाई से इसका प्रोग्रेशन शुरू होगा। और लगा के देख लेना इसको, 10 कुंडलियों पे लगा के देख लेना, 20 कुंडलियों पे लगा के देख लेना, आपको जो जवाब मिलेगा वो 100 नहीं, 1000% सही मिलेगा। ये है सबसे बड़ा सूत्र। आपको मैंने लॉजिकल पार्ट बताया, टेक्निकल पार्ट का पार्ट ए और पार्ट बी, कैलकुलेशंस और 2 सूत्र। अभी जो आपको कैलकुलेशन करके दिखाई और आपको 2 सूत्र बताए। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। वैसे तो इस पार्ट को मैं एक ही लाइन के अंदर खत्म कर सकता हूं, स्पिरिचुअल पार्ट को, क्योंकि अगर आपने किसी भी कॉन्सेप्ट को स्पिरिचुअल वे में समझ लिया ना, किसी भी एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट को, किसी भी लाइफ के कॉन्सेप्ट को, कोई किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक को, अगर आपने उसका स्पिरिचुअल फॉर्म समझ लिया तो समझ लेना आपने उसका कोर समझ लिया। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कोर, कौन सा प्लेनेट? सूर्य, सेंटर, कोर ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब आपको इसका मैं ये बताता हूं कि एक्चुअल में रेट्रोग्रेशन होने का स्पिरिचुअल पार्ट क्या है। कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड तब होता है जब उसका कोई ना कोई पुराना कर्म अधूरा रह गया हो और वो इस जन्म के अंदर वो दोबारा करने के लिए मुड़ा है। तो यानी कि कोई भी प्लैनेट आपके चार्ट के अंदर रेट्रोग्रेड हो, टेक इट वेरी सीरियसली। इस जन्म के अंदर आपका उस प्लैनेट से रिलेटेड जिसकी तरफ वो मुड़ा है, कोई ना कोई ऋण, कोई ना कोई ड्यूटी, कोई ना कोई लेना देना जरूर जरूर और जरूर है। आप घर से निकले, घर को लॉक कर दिया, जाने बैठे गाड़ी में, अचानक से याद, अरे गाड़ी की चाबी तो घर पे रह गई, वहीं पे स्टैंड पे टंगी रह गई। फिर आप फिर से मुड़े घर जाने में, क्या अधूरा रह गया था? चाबी लेनी अधूरी रह गई थी। इसीलिए वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड हुआ है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ अधूरा रह गया था। इतनी सी बात थी। और जितने भी लोग चीज़ों को और एडवांस में समझना और पढ़ना चाहते हैं, वो हमारा ऋषिकेश के अंदर 2 दिन का एक वर्कशॉप होने जा रहा है, और बहुत फ्री के उसमें मैंने रखा है, बिल्कुल एक तरीके से फ्री ही है वो। मतलब जितनी उसकी फ़ीस है, जितनी लगता है अकॉर्डिंग, कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं चार्ज की जाएगी। और बहुत गहन सूत्रास वहाँ पे हम स्टडी करेंगे, और कुछ भी स्टडी कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर सिलेबस हमने डिसाइड नहीं किया है। जो आना चाहता है वो ज़रूर आए, केवल लिमिटेड कुछ मैंने बोला कि सिर्फ 20 सीट्स ही आप रखिए, ताकि कुछ लोगों को अच्छे से पढ़ाया जा सके, ज़्यादा हौच पौच ना हो। आप ज़रूर आइए, और उसका जो लिंक है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और ये लाइफ टाइम ऑफर है, इसके बाद मैं इस चीज़ को दोबारा से नहीं करने वाला हूँ। जो 2 दिन का ऐसे ही बिल्कुल फ्री उसमें रहेगा। आपका रहना, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग, पढ़ना, 24 घंटे हम सिर्फ ज्योतिष की बात करेंगे, सिर्फ ज्योतिष की ही बात होगी। आप आइएगा, आप ज़रूर आइएगा। तो अभी के लिए सभी को प्रणाम। जय श्री राम। बस इतना ही था।